बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो रेशो और प्रोपोर्शन के कंसेप्ट के ऊपर है। रेशो और प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ये कमीशन ने ये पोर्शन ये मैथ में दिया होता है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस में वो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि फला 10 लोग हैं, वो एक काम को इतने दिन में करते हैं, तो अब लोग इतने हो जाएंगे तो काम कितने दिनों में होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो हमें पहले बेसिक कंसेप्ट समझने की जरूरत है रेशो की, फिर हम समझेंगे प्रोपोर्शन को, और फिर हम इसके अंदर से पास पेपर के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो रेशो क्या होती है? जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2:3, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2:3, और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2/3। जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं विद सेम यूनिट, रेशो में दो चीजें जब कंपेयर होंगी तो उनके यूनिट का सेम होना जी लाजमी है, अदरवाइज चीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। डेफिनेशन देखिएगा, और आपको मैं बताऊं कि ये डेफिनेशन पेपर में आई हुई थी। उसने पूछा हुआ था कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज विद सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज या नन ऑफ अबव। एक ऑप्शन नन ऑफ अबव तो होता ही है, या ऑल ऑफ अबव होता है। ठीक है, तो उसका आंसर था रेशो। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज विद सेम यूनिट इज नाउन एज रेशो। अब देखिए, हमने जब अगर कंपेयर करना है तो हम क्लास के स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज 9 गर्ल्स एंड 8 बॉयज इन क्लास, यू कैन राइट द रेशो एज, देखिए क्या क्या है, गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। देयर आर 9 गर्ल्स इन क्लास एंड 8 बॉयज इन क्लास, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 9:8, या 9:8, या 9/8। अच्छा, रेशो में हम इनकी जगह नहीं बदल सकते। हम इसको 9:8 को 8:9 नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे तो गर्ल्स के नीचे तो 8 हो जाएगा, बॉयज के नीचे 9 हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर लिखा है गर्ल्स रेशो बॉयज, तो उसी तरह जो उसने बताई है 9 गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के नीचे 9 और बॉयज के नीचे 8 रखना है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये आगे चल के काम आएगा। अब ये देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशो ऑफ ग्रीन एप्पल्स टू रेड एप्पल्स। स्टेटमेंट को आपने देखना है जैसे स्टेटमेंट एज इट इज लिखी है। व्हाट इज द रेशो ऑफ, पहले आप लिखेंगे ग्रीन एप्पल्स और फिर आप लिखेंगे रेड एप्पल्स। तो क्या रेशो है इसकी जी? ग्रीन एप्पल्स कितने हैं? 3। और रेड एप्पल्स कितने हैं? 9। इसको आप सिंप्लीफाई करके दोनों को डिवाइड करके 1:3 भी लिख सकते हैं ना। दोनों को 3 पे डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं एक ग्रीन एप्पल के बदले 3 रेड एप्पल्स हैं, या 3 रेड एप्पल्स के बदले 3 ग्रीन एप्पल्स के बदले 9 रेड एप्पल्स हैं। जिस तरह मर्जी कर लें, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों एक ही चीज है। अब रेशो में कुछ 3 चीजें भी आपस में कंपेयर की जा सकती हैं, 4 चीजें भी आपस में कंपेयर की जा सकती हैं जब किसी चीज की रेशो निकाल रही है। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक फैक्ट्री के अंदर 5 जो है वो ऑनर हैं। 5 ऑनर काम कर रहे हैं, तो मंथली जो प्रॉफिट आएगा वो 5 में डिवाइड होगा। ऑनर ए, ऑनर बी, ऑनर सी, ऑनर डी, हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए को इतना शेयर जाएगा, बी को इतना शेयर जाएगा, सी को, तो वो रेशो वाइज जाएगा। पांचों को अगर बराबर शेयर जा रहा है तो 20-20 जो है परसेंट शेयर कह लेंगे, या 20-20 रेशो के अंदर शेयर जो है हर बंदे को चला जाएगा। तो रेशो एक से ज्यादा क्वांटिटीज की भी आपस में हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंगो, एप्पल और ऑरेंजेस की है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कितने मैंगोज हैं जी यहाँ पे? हम लिखेंगे मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंजेस। सबसे पहले मैंगो, तो मैंगो के नीचे हम मैंगो ही लिखेंगे 10।
एप्पल्स 5, हाँ जी वेरी गुड, ऑरेंजेस 5। और इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2, 1, 1। इस रेशो को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 5, 5 या 2, 1, 1। हमने तीनों क्वांटिटीज को 5 पे डिवाइड करके एक कॉमन आंसर निकाल दिया। चलिए एक हम क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है रेशो के अबाउट। वो कहता है इफ मंथली इनकम ऑफ अली इज 40,000, अली की जो महीने की आमदन है वो 40,000 है, वाइल एक्सपेंडिचर इज 35,000, जबकि उसके अखराजात 35,000 है। तो फाइंड, उसने दो क्वेश्चन दिए हैं और पूछा है कि इनकम और सेविंग की रेशो बताओ और इनकम और एक्सपेंडिचर की मुझे रेशो बताओ। पहले हम इनकम और सेविंग की रेशो देख लेते हैं। आप एक तरफ लिखेंगे इनकम, एक तरफ लिखेंगे सेविंग। इनकम कितनी है जी अली की? 40,000। सेविंग कितनी है उसकी? 40,000। उनकी उसकी इनकम है 35,000, वो खर्च करता है तो उसके पीछे उसको बचता कितना? 5,000 रुपया। सेविंग उसकी 5,000 है। ठीक है जी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, 3 जीरो से 3 जीरो काट दें, 5 एक बार 5 और 5 8 बार 40, 8:1। हमने ये दोनों को 5,000 पे डिवाइड करके उसकी इनकम और उसकी सेविंग की रेशो निकाल ली है कि अगर वो 8 पोर्शन कमा रहा है 40,000, तो उसमें से 7 पोर्शन 35,000 रुपया खर्च कर रहा है और एक पोर्शन 5,000 रुपया वो सेविंग के ऊपर है उसका। तो ये उसकी इनकम और सेविंग की हमारे सामने रेशो निकल आई। सिमिलरली अगर हम उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर की निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे जी? इनकम रेशो एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है जी अली की? 40,000। एक्सपेंडिचर उसका कितना? 35,000। तो ये उसका इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो आ गई। इसको अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें, बिल्कुल ठीक, 8 into 7। 3 जीरो से 3 जीरो काट दें, 5 पे दोनों को डिवाइड कर दें, 5 8 बार 40 और 5 7 बार 35। ठीक है। तो उसकी जो इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो है वो 8 और 7 है। वो 8 हिस्से अगर कमा रहा है तो 7 हिस्से उसमें से खर्च कर देता है। जी ये था रेशो का कंसेप्ट, और बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल इजी कंसेप्ट था, दो चीजों को आपस में कंपेयर करना विद द सेम यूनिट। अब हम प्रपोर्शन का कंसेप्ट की तरफ आते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज। पास पेपर में 2023 के एक पेपर में ये डेफिनेशन भी आई हुई है। मैथ के क्वेश्चंस में वो डेफिनेशंस भी पूछ लेता है समटाइम। उसने पूछा रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज इज कॉल्ड एज, ऑप्शंस आर रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, नन ऑफ अबव एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है। तो जब दो रेशोज को आपस में कंपेयर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। दो रेशोज को आपस में, एक रेशो फॉर एग्जांपल थी ए बी, उसको हमने कंपेयर किया तो प्रोपोर्शन का साइन होता है, हम ये चार डॉट डालते हैं। और सी डी, तो हम इसको पढ़ेंगे कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, या ऐसे पढ़ सकते हैं A to B प्रोपोर्शन C to D, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं A/B प्रोपोर्शन C/D। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B प्रोपोर्शन C/D। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, C/D, एक ही बात है। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दें AD इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करके रख दें BC। ये तीनों चीजें एक ही हैं और इसी के थ्रू हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं प्रोपोर्शन के थ्रू। ये तीनों बातों का मतलब एक ही है। अच्छा, अब जो प्रोपोर्शन के आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उसमें क्या होता है, एग्जामिनर हमें तीन क्वांटिटीज देता है, तीन क्वांटिटीज वो हमें बता देता है ऑलरेडी, और एक क्वांटिटी वो हमसे पूछता है। तो क्या मुश्किल है उसे एक क्वांटिटी का निकालना। देखिए प्रोपोर्शन में कितनी क्वांटिटीज होती हैं, चार ना। वो इन चार में से तीन आपको दे देता है। वो कहता है 6 मजदूर हैं, वो एक काम जो है 10 दिन में कर रहे हैं। अगर मजदूरों की तादाद ज्यादा हो जाए, 8 हो जाए, तो वो काम कितने दिनों में होगा। उसने आपको तीन क्वांटिटीज दे दी और चौथी वो आपसे कह रहा है मालूम कर दें। तो चौथी आप उसको हम किस तरह से मालूम करते हैं उसको हम देख लेते हैं। बाकी ये नीचे देखिए एक एग्जांपल है, इसको हम दोबारा इसी में पुट करके देखते हैं कि क्या हम वाकई इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। एक हमने क्वांटिटी दी, ये नीचे ये एग्जांपल देखें, ये वाली हम लिखते हैं 20:25, ये बराबर है किसके, 4:5 के। 20 × 25 बराबर है 4/5 के। इसको अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें कि क्या ये बात ठीक लिखी हुई है, तो हम, मैंने आपको बताया हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 20/25 और 4/5, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे, इसको 20 5 बार 100, 25 4 बार 100। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन वाकई ही इक्वल है। एक तो हमने इस तीनों फार्मूले की मदद से ये भी देख लिया कि उसने प्रोपोर्शन वाकई इक्वल दी है, और हमने ये भी देख लिया कि हम जो प्रोपोर्शन में जो दी हुई क्वांटिटीज होती हैं वो सेम होती हैं, मतलब कि इनका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन नहीं कहलाएगी। तो इसीलिए तो हमें आसानी है कि जब वो हमें कोई क्वेश्चन देता है और हमसे वो पूछता है कि मुझे बताओ फलां जो है, जो क्वेश्चन है उसके अंदर चौथी क्वांटिटी क्या है, तो हम सही उसका जवाब इसीलिए तो निकाल लेते हैं क्योंकि ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड है और प्रोपोर्शन हमेशा बैलेंस्ड होती है। अच्छा, एक और तरीका कार भी होता है प्रोपोर्शन का आंसर निकालने का। बात वही है, बस कान को घुमा के हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। दोबारा सुनिएगा, हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब जो साइड वाली क्वांटिटीज हैं उनका प्रोडक्ट ए और डी बराबर होगा दरमियान वाले के बी और सी के। तो हम करके भी देख लेते हैं, ए डी को आप जरब देने 20 को 5 से जरब दे दें 100 आएगा, दरमियान वाले दो को जरब दे दें आपस में तब भी 100 आएगा। एक्चुअली ये ए डी इज इक्वल टू बी सी आया वही जो हमने पीछे इसको करके किया था, ए ओवर बी सी ओवर डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी बराबर है सी डी कर दें, बात वही है। लेकिन इस तरह भी हम फार्मूले को पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस तरह से सॉल्व कराऊंगा, दोनों तरीके से सॉल्व करा दूंगा, जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का तरीका भी देख लेंगे, और चाहे आप ए ओवर बी सी ओवर डी करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें जवाब, तब भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैथ का मैंने आपको बताया है एक ही क्वेश्चन जो है वो काफी तरीकों से सॉल्व हो सकता है। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके आए में क्या कहते हैं जी। यही यही बात मैं भी करने जा रहा था, कुछ क्वेश्चन आपके आप एंड पे रख लिया करें, हो सकता है कि मैं जब अगली बात करने लगूं तो वही आपके उन क्वेश्चंस का आंसर ही हो जो बात मैं अभी करने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में।
आपने कहा तारिक ने कि सर इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन में मसला होता है, तो यही तो बात है असल कि मैंने आपको जो प्रपोर्शन बताया कि चार क्वांटिटीज हैं, तीन उसने बताई हुई हैं, तीन हमें पता है तो चौथी हम निकाल सकते हैं। अगर मामला इतना ही आसान होता तो हर बंदा, ये अगर 5 या 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हर बंदा 6 के 6 में नंबर ना ले जाता। अगर मामला जो है इतना ही आसान होता, इसका मतलब मामला थोड़ा सा तो गंभीर है, थोड़ा सा तो मामले के अंदर कोई पेचीदगी है। वो पेचीदगी यही है इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपने एक तो ये जज करना होता है कि जो रिलेशनशिप दिया हुआ है वो इनवर्स है या जो है वो डायरेक्ट है, और फिर इनवर्स है या डायरेक्ट है उस हिसाब से मल्टीप्लाई किस तरह से मल्टीप्लाई करना है ये भी आपने जज करना होता है। असल चीज ही ये जजिंग पावर है। और यही करने के लिए हमारा लेक्चर दो, रेशो का लेक्चर हमारा दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा, दो लेक्चर में आपको दूंगा। आज वाला लेक्चर हम लेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे, और उसकी मैं आपको बेतहाशा एग्जांपल्स कराऊंगा। और उससे अगला लेक्चर हम लेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन पे, और उसकी भी मैं पास पेपर में से आपको बेतहाशा एग्जांपल्स करवाऊंगा। जैसे कोई बहुत मोटी औरत हो तो उसको कहते हैं ना ये बेतहाशा औरत है बहुत ज्यादा है, तो उसी तरह आपको बहुत सारी एग्जांपल्स करवाऊंगा जिससे ये आपका मसला खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इमरान खान कहते हैं पटियाला जेल से कि सर तीन रेशोज भी होती हैं, बिल्कुल थ्री रेशोज के भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद नईम आफ्ताब कहते हैं कि कंपाउंड प्रोपोर्शंस भी होते हैं। जी, कंपाउंड प्रोपोर्शन उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ये हमने देखने आने वाले लेक्चर्स में। और इसके अलावा मैं आपको जो पास पेपर अभी एक मैंने दिया था, आपने उसमें से उसके पास पेपर के कुछ क्वेश्चन देखे। अच्छा, कुछ उसमें मेरा ख्याल फाइल में सॉल्व हुए में है और कुछ सॉल्व नहीं हुए हुए, ऐसा है ना? तो जो नहीं सॉल्व हुए हुए वो मुझे आप एटलीस्ट 2 घंटे पहले लेक्चर से बताएंगे, तो मैं उसको स्लाइड में ऐड करके उसका तरीकाकार ऐड करूंगा ना, अदरवाइज इंस्टेंटली वो मुश्किल हो जाता है। एक मेरे लेक्चर का अपना टेम्पो बना हुआ है, उसमें सीरीज वाइज कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम बेसिक से चल के आपने देखा है एडवांस लेवल के क्वेश्चन हल करते हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर आपको जो मैं पास पेपर आज एक और प्रोवाइड करूंगा, उसका जो मैथ का होगा वो भी प्रोवाइड करूंगा, उनमें से जो नहीं आते एटलीस्ट 2 घंटे पहले, बल्कि उससे पहले मुझे आप बता दें ताकि मैं लेक्चर के अंदर वो चीजें ऐड कर लूं। ठीक हो गया? और ये बाकी चीजें भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे। अब ये देखिए अगली स्लाइड में वही आपके क्वेश्चन का ही आंसर था कि असल तो मसला ही आता है कि प्रोपोर्शन का जब क्वेश्चन सामने आता है तो उसमें दो तरह का रिलेशन पाया जाता है, या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है जी, इस लेक्चर में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को देख लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर एक चीज के ऊपर जाने से दूसरी चीज भी ऊपर जाए, एक क्वांटिटी के ऊपर जाने से दूसरी, देखिए दो रेशो को कंपेयर किया जा रहा है, रेशो में हमेशा दो चीजें होती हैं ना, दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा होता है प्रोपोर्शन में, दो रेशोज को। तो जैसे वर्कर और डेज हैं कि इतने मजदूर हैं इतने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, दो चीजें हैं ना। अगर वर्कर्स की तादाद ज्यादा होने से दिनों की तादाद भी ज्यादा हो जाए तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। या इसको डेफिनेशन को याद रखिएगा, या तादाद किसी चीज की कम होने से दूसरी तादाद भी कम हो जाए वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। जब दोनों क्वांटिटीज दोनों इकट्ठी नीचे जाएंगी या दोनों इकट्ठी ऊपर जाएंगी, उनमें ऐसा रिलेशनशिप होगा कि दोनों ऊपर जाएं या दोनों नीचे आए, तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बोलते हैं।
अच्छा, ये चीज इससे पहले कि मैं आगे चल के आपको सवाल समझाना शुरू करूं और आप ये क्वेश्चन मुझे पोज करें, और हमेशा ये होता है हर लेक्चर में कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा। भाई ये कॉमन सेंस आपने ही आजमानी है। ये आजमाने के लिए आपके साथ कोई पेपर में नहीं जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट में पता चल रहा होता है आपको, अगर थोड़ा सा भी आप माइंड ओपन रख के क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे आपको एग्जाम्पल्स कराता हूँ। अब हमने एग्जाम्पल्स ही कर दी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पता चलना चाहिए। इतनी स्किल एबिलिटी, इसको एनालिटिकल एबिलिटी कह लें, आपकी माइंड एबिलिटी कह लें, आपकी जो मर्जी एबिलिटी कह लें, इतनी तो आप में होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ें तो आपको एटलीस्ट ये अंदाजा तो हो जाए कि क्वेश्चन में दोनों चीजें ऊपर जा रही हैं या दोनों चीजें नीचे आ रही हैं। इसका जो प्रपोर्शन का सिंबल होता है उसको हम ऐसे जाहिर करते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल है पेन और प्राइस में प्रपोर्शन, तो दोनों ये डायरेक्टली प्रपोर्शन है। हम पेन और प्राइस को ऐसे लिख सकते हैं। प्रपोर्शन वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हमने वो सोल्व करना होता है, लेकिन प्रपोर्शन का साइन जो है ये इस तरह से होता है। अब एग्जांपल देखें कि आपको किस तरह से पता चलेगा। इफ वी बाय टू पेन्स, एक तरफ लिख लें आप पेन, एक तरफ आप लिख लें उसकी प्राइस। वो कहता है अगर दो पेन हम 50 रुपए में खरीदेंगे तो 100 रुपए में कितने पेन आएंगे। पेन हमें नहीं पता, हम उसकी वैल्यू एक्स कंसीडर कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं आपको जो ओरिजिनल मेथड है वो उसकी तरफ लेके जाऊं जो आपने पेपर में आजमाना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने कैसे जरूरत देनी है और इनडायरेक्ट में कैसे जरूरत देनी है, उससे पहले आप वैसे इस क्वेश्चन को पढ़ें। और सिंपल क्वेश्चन इसीलिए डाला हुआ है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यार खुद सोचें, दो पेन 50 रुपए के आ रहे हैं, अब उसके पास 100 रुपया हो गया, 100 रुपए में पेन ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे। बताएं। डेफिनेटली ज्यादा आएंगे ना, तो ये चीज किसने जज करनी है? ये तो आपने जज करनी है। अगले आने वाले आगे लेक्चर होंगे ना, तो ये काफी सारे स्टूडेंट, मेरे पिछले बैचेस में भी ये सवाल बड़ा होता है, इस दफा मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये चीज तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। देखिए, दो पेन 50 रुपए के आ रहे हैं, इसका मतलब उसने पैसे बढ़ा दिए, पैसों के बढ़ने से उसके पेन की तादाद भी बढ़ रही है, तो इसी को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। कि पैसों के बढ़ने से रिलेशनशिप कितनी चीजों का है? दो, दो क्वांटिटीज है, पेन और पैसे हैं। और हम इसको नहीं अभी लंबा चौड़ा सॉल्व करते। आप मुझे बताएं कि 100 रुपए में कितने पेन आएंगे? 50 रुपए के दो पेन आते हैं, 100 रुपए के कितने पेन आएंगे? चार, बल्कि नीचे लिखा हुआ है चार। ऐसे क्वेश्चंस को तो हमें फार्मूला लगा के इस तरह से, जैसे मैंने ये तरतीब लिखी है ना, पेन रेशो आर एस, और इसको हमें लिखना पड़ता है इस तरतीब से प्रॉपर। एक ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको इस तरतीब में लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी मेंटल एबिलिटी, अपनी जो एनालिटिकल एबिलिटी है उसको यूज करते हुए डायरेक्टली आंसर निकालें, ताकि आपका टाइम बचे, आप आगे क्वेश्चंस को भी हल करें। कल कल को आपने और भी सीटों पे अप्लाई करना है, आईएसआई की सीटें होती हैं, ठीक है, उसमें 90 मिनट में 200 क्वेश्चन होता है। आप लोग सारे एलिजिबल हैं, जिसका मास्टर है वो आईएसआई की असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट पे अप्लाई कर सकता है। उसके काफी सारे मरले होते हैं। पहला मरला होता है 90 मिनट में 200 एमसीक्यूज, और मैथ और एनालिटिकल एबिलिटी के होते हैं। अभी ये जो आप पेपर दे रहे हैं इनमें तो आपको 90 मिनट में सिर्फ 100 एमसीक्यू हल कर दिया है, बहुत टाइम होता है। लेकिन इसी तैयारी की बेस पे जो मैं आपको करा रहा हूँ, आपने और भी पेपर्स में फेयर होना है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर ये 200 मार्क्स वाला क्लियर था, 156 नंबर से मेरे। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर लेते हैं दो इंग्लिश के, वो भी मेरे क्लियर थे। फिर ये आईएसएस भी 4 दिन का लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर का इस्लामाबाद, मेरा वो भी क्लियर था। इंटरव्यूज में आखिर में एक दो नंबरों की वजह से हो गया। 30 सीटें और 10 सीटें थी, 30 कैंडिडेट का फाइनल इंटरव्यू था, मैं 12वें नंबर पे था, तो वो नहीं, मतलब किस्मत में नहीं था। तो अभी ऐसे पेपर्स में भी आपने जाना है।
तो वहां पे तो आपको टाइम बचाने की बड़ी जरूरत होती है। मैथ का क्वेश्चन 20 सेकंड में, मैथ का क्वेश्चन आपने कितने सेकंड में सॉल्व करना है? 20 सेकंड में। एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आपने, वो ब्रेन होने चाहिए तेज ब्रेन, जो तेज वर्क करते हो। ठीक है जी। ठीक हो गया। और जो आपका ये क्वेश्चन होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है? ये तो सिंपली हमने सॉल्व किया। आपने एक चीज, ये चीज याद कर लें, जो मैं आपको लिखने का तरीका और जरब देने का तरीका बताने लगूं, उसके बाद आपका डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले जैसे जैसे वो क्वेश्चन में जो दो फिगर्स बताता है वो लिख लें। इसमें उसने कहा इफ वी बाय 2 पेन फॉर RS50, इसमें उसने हमें दो चीजें बताई हैं, एक पेन और दूसरा प्राइस। जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे लिखते जाए। इफ वी बाय 2 पेन, पेन के नीचे लिख दे 2, 450, रेस के नीचे, RS के नीचे लिख दे 50, इट विल कॉस्ट 100। दूसरी लाइन में अब आपने पेन और प्राइस लिखनी है। 100 हमें पता है, 50 के नीचे 100 लिख दें, और हमसे वो पेन की तादाद पूछ रहा है, आप इस तरह लिख देंगे। ये चीज आपने ही जज कर दी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनडायरेक्टली, हमें ये जज हो गया। हमने क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है। उसके बाद इनको क्रिस क्रॉस मेथड में मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे 2 को 100 से जरब दे दें, x को 50 से जरब दे दें, इसको सॉल्व कर लें, आपका 4 आंसर आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन के जितने क्वेश्चन होंगे उसमें यही मेथड यूज होना है। हम अभी करते हैं, मैंने आपको कहा था बेतहाशा का लफ्ज, हमने काफी सारे क्वेश्चन करने हैं पास पेपर के। ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल थी ना, इसमें तो कोई वो, ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले कुछ हम ना ये रूल के अलावा वाले प्राइस डिटेक्शन के कुछ आते हैं क्वेश्चन, वो भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जैसे मैंने फार्मूला लिखा ना, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका और भी है, मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ, उसको बोलते हैं प्राइस डिटेक्शन मेथड। तो कुछ क्वेश्चन हम वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन ये फार्मूले वाली देखेंगे, जिसमें ये मैंने तरतीब आपको बताई, ऐसे तरतीब बनानी है, ऐसे ऐसे लिखना है, और ऐसे जरब देनी है। वो क्वेश्चन हम फिर देख लेते हैं। पहले हम कुछ प्राइस डिटेक्शन के क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है यार, असल में मजदूर मारते हैं, जो मजदूर वाले क्वेश्चन होते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन के होते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा ना। वो वाले क्वेश्चन में आपको कल के लेक्चर में, जो अगला लेक्चर होगा उसमें वही करने हैं हमने, इनवर्स प्रोपोर्शन में। वो बहुत सिंपल है। वो जो मजदूरों वाले भी है ना, वो इनवर्स प्रोपोर्शन के होते हैं। इसमें हमने क्रिस क्रॉस जरब दिया, उसमें डायरेक्ट जरब देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस। बड़ा आसान मेथड है, जिस मेथड से मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ क्वेश्चन। आप करके भी देखिएगा, फौरन जवाब निकलेगा। लेकिन आप फिलहाल कंसंट्रेट करें डायरेक्टली प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हम इनवर्सली, वो मजदूरों वाला जो कंसेप्ट है ना, वो इससे अगला लेक्चर है, उसमें आएगा। प्राइस डिटेक्शन देखिए जी। इफ 16 टॉयज कॉस्ट RS 240, देन व्हाट डू 40 टॉयज कॉस्ट। इस तरह के क्वेश्चन पास पेपर में आते हैं कि अगर 16 खिलौनों की कीमत 240 रुपए है, तो 40 की खिलौनों की कीमत क्या होगी? देखिए जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 16 टॉयज कितने के हैं? 240 के। अब वो कह रहा है 40 की कीमत बताओ मुझे। हम ऐसा करते हैं, अगर एक खिलौने की कीमत पता चल जाए हमें, और उसको हम 40 से जरब दे दें, तो हमारे पास जवाब आ नहीं जाएगा। तो आप क्या करें, एक टॉय की कीमत निकाल लें, 240 डिवाइड कर दें 16 के साथ, 15। एक खिलौने की कीमत 15 रुपए है। आप
वो कह रहा है मुझे 40 खिलौनों की कीमत बताओ, तो 15 से उसको जरब कर दें 600। एक मेथड ये है, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। एक मेथड ये भी है निकालने का। एक मेथड वो तो है ही है ना, वो जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला मेथड है, लेकिन वो मेथड अगर आप पेपर में सॉल्व करने की तरफ जाएं तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। वो मेथड आप वहां आजमाएं जहाँ क्वांटिटीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, आपको समझ नहीं आ रही, पॉइंट्स के अंदर है, अशारिया में है, या क्वांटिटीज बहुत, ये तो सिंपल सिंपल साफ पता चल रहा है यार, 16 खिलौनों की कीमत 240 है, एक खिलौने की कीमत 15 रुपए है, 40 खिलौनों की कीमत 600 रुपए है। ये यूनिटरी मेथड है। कोशिश करें कि इसमें आप, वैसे इसके अंदर आगे चल के मैं आपको डिटेल में, पहले भी मैंने आपको सरसरी तौर पे फार्मूला समझाया है, आगे चल के डिटेल में समझाता हूँ। वो डिटेल में भी फार्मूला आप लगाएंगे तब भी आंसर सेम ही आना। ये यूनिटरी मेथड समझ आया है? एक यूनिट की कीमत निकाल के बाकी जितने उसने यूनिट पूछे हैं उसकी कीमत निकाल लो। चले, गुड हो गया। चले फिर यहीं पे हम वो दूसरा मेथड भी आजमा लेते हैं। मैंने कहा जैसे जैसे वो स्टेटमेंट दे, इफ 16 टॉयज, पहले हमने देखने उसने दो चीजें क्या दी हुई है, टॉयज कॉस्ट 240 और प्राइस दी हुई है। स्टेटमेंट पढ़े, इफ 16 टॉयज, 16 इसके नीचे लिख दें, कॉस्ट 240, 240 इधर लिख दें, देन व्हाट डू 40 टॉयज, 40 कितने के आएंगे, प्राइस उसने नहीं बताई, उसके नीचे एक्स लिख दे। हमारी इक्वेशन बन गई। जज करें, खुद सोचें, 16 खिलौने 240 रुपए के आते हैं, 40 खिलौने, खिलौनों की तादाद बढ़ रही है, तो आपका क्या ख्याल है, ज्यादा खिलौने होंगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? 16 खिलौने अगर 240 के आ रहे हैं, तो 40 खिलौने, क्योंकि हमें ये जज भी करना है ना, ये यहाँ पे तो सिंपल फिगर्स हैं, कई दफा फिगर्स ऐसी आ जाती हैं आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, ज्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब टॉयज के बढ़ने से पैसे भी बढ़ रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, हमें जज हो गया। जज जैसे ही आपको हो गया, आप इसको क्रिस क्रॉस जरब दे दें, 16 को एक्स से जरब दे दें, 16x इज इक्वल टू 240 को 40 से या 40 को 240 से, एक ही बात है। इसको आप सॉल्व कर लें, x इज इक्वल टू 16 दूसरी तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा, तब भी आपके पास आंसर 600 ही आना है। चाहे आप यूनिटरी मेथड से कर लें, एक यूनिट की प्राइस निकाल के, चाहे आप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन से कर लें, लेकिन हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मेथड आना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात वो 3 प्रोपोर्शन भी दे देता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन, वहां पे आप यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकेंगे। ठीक है, तो आपको मेथड दोनों आने चाहिए। अगर क्वेश्चन सिंपल हो तो फौरी तौर पे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके जवाब निकाल लें, वरना आप दूसरे तरीके से निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ 23 टॉयज इज 276, अगर 23 खिलौनों की कीमत 276 रुपए है, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 टॉयज, 12 की कीमत कितनी होगी? पहले हम इसको यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं। 23 खिलौने कितने के हैं जी? 276 के। एक खिलौने की और कितने की प्राइस हमने निकाल दी है? 12 की। पहले हम एक खिलौने की प्राइस निकाल लेते हैं, 276 को 23 पे डिवाइड कर दें, एक खिलौना कितने का पड़ रहा है जी? 12 रुपए का। अब 12 खिलौने कितने के पड़ेंगे? 12 को 12 से जरब दे दें, 144। सिंपल। इसी क्वेश्चन को हम ले जाते हैं दूसरे मेथड में, प्रोपोर्शन वाले मेथड में, और यहां क्योंकि एक चीज और समझाने वाली है आपको। देखें जी, लिखते जाएं जैसे जैसे कह रहा है, वो कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ
23 टॉयज इज RS-276। क्या क्या दिए में उसने? टॉयज, और दूसरा यूनिट क्या है? प्राइस। पहली स्टेटमेंट में वो कह रहा है 23 खिलौने 276 के, तो 12 खिलौनों की कीमत क्या होगी? अब देखें जी, सबसे पहले जो चीज आपने जज करनी होती है वो यही जज करनी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स का क्वेश्चन है। खिलौनों की तादाद क्या हो रही है? 23 से 12। आपका क्या ख्याल है, खिलौने अब सस्ते मिलेंगे या महंगे मिलेंगे? प्राइस कम होगी या ज्यादा होगी? खिलौने कम हो रहे हैं ना, 23 की जगह वो खिलौनों की बात कर रहे हैं 12। तो 12 हमें सस्ते में मिल जाएंगे या महंगे में मिलेंगे? चीप रेट पे मिलेंगे, हमें सस्ते में मिलेंगे। इसका मतलब प्राइस भी डाउन जाएगी, जो हमने मालूम करनी है। दोनों चीजें दोनों चीजें जो हैं वो नीचे जा रही हैं, इसलिए ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यहां पे ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कीमत नीचे जा रही है। दोनों की नीचे जा रही है ना भाई, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनवर्स में एक की कीमत ऊपर जा रही होगी, एक की कीमत नीचे आ रही होगी, जो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। वो मजदूरों वाले क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं कि असल मसला वहीं पड़ता है, वहां एक चीज ऊपर जा रही होगी, दूसरी नीचे आ रही होगी, वहां हमें जज हो जाएगा वो इनवर्स का क्वेश्चन है। लेकिन ये वाला जो है डायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आपने इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इससे, इसको 23 को x से मल्टीप्लाई कर दें, 12 को 276 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको सिंपली सॉल्व कर लें, 23 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, आंसर विल बी 144, राइट। यहां तक आ गई समझ दोनों मेथड्स की, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम आमतौर पे प्राइस डिटेक्शन, इसमें ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं प्राइस डिटेक्शन वाले ना, और जो इनवर्स वाले होते हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन वो मजदूरों वाले ही आते हैं। चल, गुड हो गया। अब थोड़ा सा ये भी हो जाता है पेपर में कि वो क्वेश्चन में आपकी थोड़ी सी स्किल और भी जज करना चाहता है कि हाजिर दिमाग है कि नहीं, और भी चीजें पड़ी हुई हैं कि नहीं। अब क्वेश्चन सेम है, ठीक है। वो कहता है इफ ए क्वार्टर केजी ऑफ पोटैटो कॉस्ट 60 पैसा, हाउ मैनी पैसा विल 200 ग्राम कॉस्ट? ठीक है जी, यहां पे आ गया क्वार्टर केजी पोटैटो, हमें यूनिट सेम करना है जी। 200 ग्राम की कीमत क्या उसने कहा है, 200 ग्राम की कीमत मालूम करो, और क्वार्टर केजी की कीमत 60 पैसे है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्वार्टर केजी कहते किसको हैं, किसको कहते हैं जी। क्योंकि मैंने रेशो आपको बताया था सेम यूनिट के साथ होती है, बिल्कुल। 250 ग्राम, एक पाव, 250 ग्राम। अब यहां यूनिटरी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सम पहले वालों को तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ यूनिटरी मेथड से सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन डिफिकल्टी होगी, इसलिए हमें फोकस रखना है अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाले मेथड पे। क्या है जी? पोटैटो, दो यूनिट उसने क्या बताए हैं, पोटैटो और प्राइस। पोटैटो वो कहता है 250 ग्राम आते हैं जी 60 पैसे के, तो 200 ग्राम कितने के आएंगे? सबसे पहले जज करें क्वेश्चन की सेंस। 250 ग्राम 60 रुपए के आते हैं, पोटैटो उसने कम कर दिया, वजन कम कर दिया, 200 ग्राम कर दिया। अब पैसे कम लगेंगे या ज्यादा? पोटैटो उसने कम कर दिए, वजन कम कर दिया, तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या कम पैसे देने पड़ेंगे?
डेफिनेटली कम देने पड़ेंगे। तो दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। पोटैटो की क्वांटिटी कम करने से उसके पैसे भी कम लगेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जैसे ही हमें पता चला डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, हमने क्या किया, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 250 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 600 डिवाइडेड बाय 250 इधर आ गया। दूसरी तरफ अगर मल्टीप्लाई का हो उसको अगर हमने ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाना हो तो डिवाइड का कर देते हैं इसको। जमा जमा तफरीक जरब मारे मुरे आपका जवाब जो है वो 48 पैसा आएगा। और यहां से भी आपको जब आप जवाब निकालेंगे ना तो कुछ आपको ये भी जब आपका जवाब निकलेगा तो ये भी आपको वेरीफाई हो जाएगा कि कम ही निकल रहा है ना जवाब। अगर आप कोई फार्मूला लगाते हैं गलत जरब देते हैं तो जवाब ज्यादा निकल आएगा। वहां से आपको ये भी अंदाजा हो जाता है कि यार मैंने ना क्वेश्चन गलत कर दिया है कहीं पे। लेकिन कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं कि कुछ का जवाब ना निकल रहा होता है 45 पैसा, 48 पैसा, 46 पैसा। वो एक बंदा कहता है ना यार मैं हैरान होता हूँ मैथ में, मेरे जो क्लास वाले हैं कोई क्वेश्चन आता है, कोई उसका जवाब 45, कोई 46, कोई 48 निकाल देता है, मेरे पास उसका जवाब 9600 क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रही। तो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं मारना, इस लेवल पे नहीं चले जाना कि करीब करीब आंसर आना चाहिए आपका, तो उसको चलो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। उस स्टूडेंट की तरह नहीं बन जाना जो सबसे ही अलग बैठा होता है कि यार बाकी सब तो करीब करीब जवाब निकाल रहे हैं, मैं इतना दूर का जवाब कहां से निकाल लिया मैंने। ऐसी जरब तकसीम नहीं कर देनी। जी पॉइंट्स में भी आ जाता है जवाब। नेगेटिव में भी ले जाते हैं, पॉइंट्स में भी आ जाता है। बंदा हैरान हो जाता है, वो ऑप्शंस में ही नहीं होता। सही कह रहे हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जी। आपका 44 आ रहा है, बस देख लें। इन्हीं शहीनों की बात हो रही थी। ये मैथ का क्वेश्चन ये वाला मैं आपको शायद इसको यूट्यूब पे अपलोड करके इसकी रिकॉर्डिंग दे दूं, सिर्फ इस वाले की। और क्वेश्चन उन और की मैंने नहीं देनी। इस वाले को मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपको रिकॉर्डिंग दूंगा आप सबको। आप इसको ना सुन भी लीजिएगा, दोबारा से सॉल्व भी कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ टू टॉयज कॉस्ट Rs 150, हाउ मेनी टॉयज कैन वी बाय विद 900? हमने यूनिटरी मेथड अपनी आजमाना, वो हमने सीख लिया। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन सीखने हैं, वही मेथड आजमाएंगे। क्या है जी, यूनिट टॉय है और प्राइस है। क्वेश्चन को देखी जाए, लिखते जाए। इफ टू टॉयज 150 के 150, हाउ मैनी टॉयज, टॉयज उसने नहीं बताए, विल वी बाय विद 900। सबसे पहले क्वेश्चन की सेंस को जज करें। दो खिलौने 150 के, पैसे उसके पास ज्यादा आ गए, पैसे ज्यादा आ गए, तो टॉयज क्या होंगे, ज्यादा आएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो हम इसको इस तरह से क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वन, और इसको जब करेंगे हम 150 एक्स विल बी इज इक्वल टू 2 जरब 900, एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 900 ओवर 150। ये सिंपली, ये तो आपने खुद सॉल्व करना होता है, और ये सॉल्व करना कैसे आता है आपको, बाय प्रैक्टिस ही आता है। ठीक है, 12 जवाब आ जाएगा। अब उसको वो 900 रुपए में 12 खिलौने खरीद सकता है। और इसको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन पे रहें, ताकि कल कल आपको कंफ्यूजन ना हो हमें पेपर में। ये आप दोनों तरीकों से हल करके क्रॉस अपना चेक कर लिया करें आंसर के, क्या मेरा आंसर ठीक निकला है। और जो बंदा दोनों तरीकों से भी करके, जैसे वो कह रहे हैं एक का आंसर आ रहा है 44, वो दोबारा भी 44 आ जाए तो फिर तो वो बंदा महान है कि दोनों तरीकों से भी क्रॉस में वेरीफाई भी करे और दोनों दफा भी 44 आंसर आएगा, फिर तो 21 तोपों की इस्लामी बनेगी।
और अगर एक दफा 48 आ रहा है, एक दफा 44 आ रहा है, तो इसका मतलब है कहीं पे कोई गलती हो गई है। दोबारा से फार्मूले को रीअप्लाई करके क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री की, 840 बोतलें वो जो है भरती है 6 घंटे में, बॉटल्स और ऑर्स। 840 बोतलें भरती है वो 6 घंटे में। वो कह रहा है कितनी बोतलें भरी जाएंगी 5 घंटे में। उसने क्या किया, घंटे कम कर दिए। खुद अपने जेहन से सोचें, घंटे कम करने से बोतलें जो हैं वो ज्यादा भर होंगी या कम भर होंगी। एक फैक्ट्री है वो 6 घंटे चलती थी, 840 बोतलें भरती थी, उसने जी घंटे 5 कर दिए। तो जो बॉटल्स हैं वो क्या ज्यादा भरनी चाहिए या कम भरनी चाहिए? कम भरनी चाहिए, बिल्कुल। तो इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज नीचे जा रही हैं। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सिमिलरली आप इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें, आंसर विल बी 700। आपका जवाब क्या निकलेगा? 700 आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 5 के जो टमाटोज इज RS80, या खुद आप हल करें, मैं तो काफी सारे हल कर चुका। इसका वैसे आंसर भी लिखा है, लेकिन आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी होती है ऑनलाइन क्लासेस में, तो आपके सर पे मैं नहीं खड़ा। हो सकता है इसमें आप में से कोई जो है वो चाय बनाने गया हो, कोई चाय पी रहा हो, ठीक है, किसी ने हैंड फ्री लगा के छोड़ी भी हो, और किसी और काम में बिजी हो। तो सेल्फ असेसमेंट होती है ऑनलाइन क्लासेस में। तो इसको आप खुद से हल करके देखें कि आपका जवाब 128 निकलता है। 5 kg टमाटो की कीमत 80, तो 8 kg टमाटोज। तो ये यूनिटरी मेथड से जो मैंने आपको समझाया था, चाहे वैसे हल कर लें आप, और मैंने दूसरा आपको मेथड डायरेक्टली प्रोपोर्शन को बताया, चाहे वैसे हल कर लें, दोनों सूरतों में जवाब आपका सेम ही निकलना है। हाँ जी, बिल्कुल। 80 को 5 पे डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन के जो हैं क्वेश्चंस को देख लिया और सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, आज मैं आपको एक पास पेपर और भेजूंगा, उसके साथ सॉल्व्ड मैथ भी भेज दूंगा उसका। ठीक है, तो उसको सॉल्व करें। जो जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते वो अर्ली आप ग्रुप में ना डिस्कशन नहीं करते। ये ना बैच में आप ना थोड़ा सा हल्का चल रहे हैं, शायद गर्मी ज्यादा है, आजकल सांस बड़ी मुश्किल से लिया जाता है, डिस्कशन बंदा क्या करे। तो डिस्कशंस किया करें। ये जैसे क्वेश्चन नहीं आपको जो अंदर से सॉल्व हो रहे, आप वो ग्रुप के अंदर टाइप करके भेज दें। ठीक है, कि कोई इसका हल बताए, कोई ना कोई आपको सॉल्व करके दे देगा। ठीक है, हमारी तरह कोई ना कोई वेला बैठा ही होगा, और कोई नहीं वेला बैठा होगा तो हम सॉल्व करके दे देंगे। तो थोड़ा सा एक्टिव रहें, ग्रुप के अंदर भी डिस्कशन करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको लोगों को नहीं आ रहा उसको सॉल्व करें, कहीं और आप प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रैक्टिस करें मैथ की, अपने हाथ से गुजारें चीजों को। मैथ तभी आपकी स्किल इंप्रूव होगी, और ये पोर्शन ही है मैथ और इंग्लिश जो आपको मेरिट में डालते हैं और मेरिट से निकालते हैं। बाकी पोर्शन पे तो लोग PDF फाइलों से भी रट्टा मार लेते हैं। मैथ और जो है ना,
अच्छा चलें, इतना थोड़ा बहुत यही जो एरर है ना, एरर वाला जो है, आपसे छोटे मोटे जो एरर होते हैं वो, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अभी कॉपी पेंसिल पकड़ के ही वो एरर, ये हमारी मैथ के लेक्चर्स के दौरान हल कर लें, पेपर में वो एरर ना आएगा। और वो एरर कब नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वुमेन को भी परफेक्ट बनाती है, मैन को भी परफेक्ट बनाती है, वैसे दोनों को, लेकिन प्रोवर्ब यही है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन प्रोवर्ब परफेक्ट। तो वो ताकि पेपर वाले दिन आप कोई किसी किस्म का मल्टीप्लाई में, डिवाइड में या कोई करने में मिस्टेक ना निकालें। सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग, और आप एक दफा बैच ले लें, मैं चाहता हूँ अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लें, सारी जिंदगी आपके काम आए। आज इस जॉब पे अप्लाई करें। अभी आपने देखा, आप लोगों ने जो अप्लाई करना शुरू किया, कुछ लोगों ने एक्साइज इंस्पेक्टर पे अप्लाई करना शुरू किया था, कुछ लोग आप में से थे जिन्होंने एफपीएससी की सीटों पे अप्लाई करना शुरू किया था। उस दौरान कितनी सीटें आ गई, कॉर्पोरल सीटीडी की भी सीटें आ गई, उसका तो बल्कि टेस्ट भी आ गया। पीपीएससी इतनी जल्दी टेस्ट लेता है। एस एंड जीडी की सीटें आ गई, एस एंड जीडी की भी सीटें भी मेरा ख्याल है महीने डेढ़ महीने में, या शायद इससे भी पहले टेस्ट ले लिया है पीपीएससी। एफपीएससी बहुत लंबे टेस्ट लेता है, 6-6 महीने बाद, 8-8 महीने बाद, फिर उसके 8 महीने बाद इंटरव्यू होता है, 2 साल लगा देता है। जो पीपीएससी है ना, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आपका 2-2.5 महीने में केस पूरा सॉल्व कर देता है, एडवर्टाइजमेंट आने से लेके रिक्रूटमेंट तक। 1 साल डिले, पिछले साल में जरा डिले हुआ है, गवर्नमेंट अपसेट थी, बजट के इश्यूज थे, लेकिन अभी आप स्पीड देख रहे होंगे। कॉर्पोरल की सीटें आई थी सीटीडी की, उसका टेस्ट कंडक्ट होने लगा है, ठीक है। इसी तरह एक्साइज की आई हैं, उसकी भी आप देखेंगे 2-4 दिन में डेट आ जानी है। सिमिलरली एस एंड जी डी की सीटें आई हैं, उसकी भी इसी तरह। तो अपनी तैयारी फुल रखें, सीटें आती रहती हैं, बैच के दौरान ही कई सीटें आ जाती हैं। ठीक हो गया जी। पीपीएससी के, हाँ जी, हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, तुक्का आप नहीं। एक्साइज की भी उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगी। इसकी ना फिक्स हम डेट नहीं, ऑटोनोमस अदारे हैं, हम एग्जैक्टली कोई डेट नहीं कह सकते। कुछ सीटों पे केस भी हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट केस कर देते हैं, कोई मसला मसाइल, एज रिलैक्सेशन, ये वो ज्यादा 6-6 महीने भी चला जाता है। तो हम स्पेसिफाई नहीं करते, एक थंब रूल कह देते हैं, 1 to 2 मंथ पीपीएससी 1 से 2 महीने में एडवर्टाइजमेंट के एग्जाम ले लेता है। और अच्छा, पीपीएससी के हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ जी, चाहे वो जनरल नॉलेज का पेपर है, चाहे सब्जेक्ट का पेपर है, जो मर्जी पेपर है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए तुक्का तो अलाउ ही नहीं है पीपीएससी के पेपर में। एफपीएससी के पेपरों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। चलें, मेरिट का क्राइटेरिया क्या होता है? मेरिट का क्राइटेरिया भी आपको बता देते हैं जी, पीपीएससी का बता देता हूं। अकेडमिक्स के आपके 40 मार्क होते हैं, जो आप टेस्ट देते हैं 100 नंबर का, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 50 में। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के 70 नंबर आए टेस्ट में, उसको 35 नंबर अवार्ड किए जाएंगे। और इंटरव्यू जो है वो होता है आपका 100 नंबर का। इंटरव्यू पूरा ही 100 नंबर कंसीडर होता है। तो आखिर में जो मेरिट में सबसे ज्यादा चीज डिसाइड होती है, वो इंटरव्यू ही होता है। सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती जॉब्स में, करती है, जरूर करती है। इंटरव्यू में वो आपकी सीजीपीए देखेगा, लेकिन मैंने बिलो 3 सीजीपीए भी लोग सेलेक्ट होते देखे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की सीजीपीए कम है तो वो सिलेक्ट नहीं हो सकता 17वें ग्रेड पे, इजीली हो सकता है। क्योंकि एकेडमिक्स के मार्क्स ही 40 हैं, 40 भी डिवाइड है, 5 नंबर मैट्रिक, और 7 नंबर एफएससी, 12, और 28 नंबर बीएससी, या जो भी आपकी डिग्री है। ये मैं कैलकुलेशन मुझे बताइएगा, मेरे पास एकेडमिक की भी मजीद कैलकुलेशन, 40 में से कौन कौन से कितने नंबर दिए जाते हैं वो पड़ा हुआ है, वो मैं मैसेज आपसे के साथ शेयर कर दूंगा। वैसे बता भी मैंने आपको दिए ही है, 5 नंबर मैट्रिक की आपके, और 7 नंबर आपकी एफएससी या एफए के, और 28 नंबर आपकी बीएससी के होते हैं, या जो भी आपने डिग्री की हुई है, बैचलर्स।
तो 190 नंबर में से मेरिट बनता है पीपीएससी में। एफपीएससी में जो है वो आई थिंक एकेडमिक मैटर ही नहीं करती। हाँ, एफपीएससी में जो आपका एफपीएससी के एग्जाम है, आईबी, एएसएफ, एफआईए, उसमें एकेडमिक मार्क्स होते ही नहीं। उसमें आपके टेस्ट के पूरे नंबर काउंट होते हैं 100, और इंटरव्यू के 200। मतलब इंटरव्यू फिर इंपॉर्टेंस ले गया। लेकिन इंटरव्यू में पहुंचेंगे आप तब भी ना जब पहले टेस्ट पास करेंगे। मसला तो ये है, लोगों ने कहना तो नहीं चाहिए एम फिल पीएचडी कर ली है, एजेस ओवर हो रही हैं, पेपर दिए ही नहीं कभी। ठीक है कि एम फिल है, पीएचडी है, हमने एसोसिएट प्रोफेसर लगना है, लेक्चरर लगना है। लगना भी चाहिए, हक भी बनता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात ही नहीं है, सीटें ही नहीं है। यूनिवर्सिटियों में वैसी सीटें रेफरेंस बेस्ड होती हैं। तो फिर ये वाले एग्जाम जो वन पेपर है, ये आपको देते रहने चाहिए, मेरा जो ख्याल है। और सिक्योर कर लें कोई सीट, एज सिक्योर कर लें, फिर 18-19 में जरूर जाएं। ठीक है। और इन आप अपनी स्किल्स, अपनी एमफिल, अपनी पीएचडी, अपनी सीजीपीए तब बता पाएंगे ना इंटरव्यू में, जब टेस्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू की डेफिनेटली ज्यादा वेटेज है। लेकिन इंटरव्यू में पहले एंटर तो होना, उसके लिए पहले आ जाता है ये पेपर, उसको क्लियर करना होता है। जी, मैं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, 17 ग्रेड में। अच्छी जॉब है ये। मेरी ऑलरेडी जो है ना एएसएफ में भी जॉब हो चुकी हुई है 17 ग्रेड में। उसमें मेरी सिलेक्शन, बाकी में तो टेस्ट क्लियर है ना मेरे। एफआईए में 86 मार्क्स हैं, इसमें एफआईए में तो मेरी सिलेक्शन भी हो चुकी है। लेकिन एफआईए की जॉब कंपैरेटिवली फिर मैंने मशवरा वगैरह किया, टफ जॉब है, फिर मैंने वो सिलेक्ट नहीं की ऑलरेडी। मुझे इसमें टाइम मिल जाता है, मुझे टीचिंग पैशन है, शौक है, ये काम कर लेता हूँ, कुछ मैं क्रिप्टो का शौक है, वो काम कर लेता हूँ, जरा टाइम मिल जाता है। वो उस जॉब में रिलैक्सेशन नहीं थी। जी, आपके 33 अकेडमिक्स में इसी के राउंड अबाउट बनते हैं सब के ना। जिसकी अच्छी सीजीपीए होती है उसके 33 बन जाते हैं, जिसकी जरा कम सीजीपीए होती है उसके 29-30 नंबर बन जाते हैं अकेडमिक्स में। थोड़ा ही मार्जिन होता है 3-4 नंबरों का। चले, ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज।